हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था 8th क्लास का। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपना साइंस का नया चैप्टर, सेकंड चैप्टर, न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। हमारी जो चीज़ हमें दिखती है, इसके अलावा भी एक वर्ल्ड है, इसके सिवा भी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। हम इस चैप्टर में उसी हिडन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। वो हिडन वर्ल्ड किसका है? सेल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हम चारों ओर उनसे घिरे हुए हैं। तो जब ये दिखते नहीं, ये इतने छोटे हैं, तो इनका क्या रोल है? क्या हमारे लिए इनकी कुछ सिग्निफिकेंस है? क्या हमें इनके बारे में सोचना चाहिए? इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। क्या होगा अगर ये जो इनविजिबल वर्ल्ड है अचानक से विजिबल बन जाए? आप उसमें क्या डिस्कवर करोगे? जो वर्ल्ड कल तक आपके लिए अननोन था, आज आप उसके बारे में जान गए हो, तो आप क्या डिस्कवर करना चाहोगे उसके अंदर? ये जो लिविंग वर्ल्ड है, ये जो अननोन वर्ल्ड है, इनविजिबल वर्ल्ड है, क्या इनका साइज, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, इनके नंबर क्या हमारे लिए मैटर करते हैं? क्या हम उनको लिविंग में काउंट करेंगे? ये इतने छोटे हैं तो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं? हमसे इंटरेक्ट कैसे करते हैं? क्या हमें इससे कोई फर्क पड़ेगा कि ये इंटरेक्ट करें या ना करें? तो इससे हमें क्या लेना? नहीं, हमें सब कुछ लेना है। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसा घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, ऐसे ही यही हमारी नींव है, यही हमारा बेस है। यहीं से तो लाइफ शुरू होती है। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए बताते हैं आपको। लेंस से माइक्रोस्कोप तक, अब ये क्या है? आपको पता है, जो ह्यूमन आई है, हम सिर्फ एक सर्टेन साइज तक ही ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। बहुत टाइम पहले पुराने लोगों ने क्या किया, एक ग्लास का कर्व्ड पीस, छोटा सा मुड़ा हुआ कांच का पीस डिस्कवर किया, जिसकी शेप एक लेंटिल के सीड जैसी थी, बीज जैसा था, बीच में से मोटा, साइडों से पतला। वो क्या करता था? वो छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ही बड़ा करके दिखाता था। उन्होंने इसको नाम दे दिया लेंस। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लेंसेज इंप्रूव होते गए, उनकी पावर बढ़ती गई। कोई भी नया टूल आया, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फिर धीरे धीरे माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट हो गया, जिसकी हेल्प से हमने एक ऐसे वर्ल्ड को देखा जिनको आंखों द्वारा देखना तो पॉसिबल ही नहीं था। माइक्रोस्कोप की जो ये इन्वेंशन हुई, इसने हमारा नजरिया ही बदल दिया। इसने हमें एक ऐसे हिडन वर्ल्ड के बारे में बताया जो हमसे अननोन था, ऐसे लिविंग क्रिएचर के बारे में बताया जो इतने इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए कि अगर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ना होती तो शायद हमें कभी इनके बारे में पता ही ना चल पाता। हाँ, में से बहुत सारे बच्चों ने सुना है माइक्रोस्कोप होता है, मे भी कईयों ने देखा भी होगा लैब के अंदर, लेकिन कईयों ने यूज किया भी होगा, कईयों को नहीं मौका मिला होगा यूज करने का। कभी मौका मिले लैब विजिट करना, माइक्रोस्कोप को जरूर देखना। एक छोटा सा माइक्रोस्कोप खुद ही बना लो। घर के अंदर कोई कांच का बर्तन होगा या कोई फ्लास्क होगा, लैब के अंदर जब विजिट करो, आप उसको अपनी किताब के ऊपर रख देना। जो लेटर, जो वर्ड्स आपके ग्लास के नीचे होंगे, क्या वो बाकी अक्षरों से कुछ अलग दिख रहे हैं? जैसा कि ये देखो, आपको थोड़े थोड़े वो उठे हुए नजर आते हैं। ग्लास के अंदर जो लेटर नजर आ रहे होंगे, वो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहे होंगे। यही तो होता है रिफ्रैक्शन। जो वर्ड से लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्ट होके आ रही है, और जो माइक्रोस्कोप है वो उन वर्ड्स को क्या कर रहा है? मैग्नीफाई कर रहा है। उन छोटे छोटे वर्ड्स की हमें बड़ी इमेज नजर आती है और हम उसको आसानी से पढ़ पाते हैं, जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है। अब ये माइक्रोस्कोपी की शुरुआत हुई कहां से? रॉबर्ट हुक,
1665 पायनियर डिस्कवरी। इसने माइक्रोग्राफी एक बुक पब्लिश की अपनी, जिसके अंदर उसने छोटी छोटी चीजों की डिटेल्ड ड्राइंग ड्रॉ की जो कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। उसने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। उसके माइक्रोस्कोप ने क्या किया, चीजों को 200 से 300 गुना मैग्नीफाई कर दिया। उसने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। और रॉबर्ट हुक ही एक ऐसा बंदा था जिसने सेल वर्ड को कॉइन किया। अब ये सेल क्या होता है, यही हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की, जिससे आप, मैं, हम सब जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सब हम सेल से ही मिलकर बने हैं। लेकिन इससे पहले एंटोने वैन लीवेनहुक आया। ये डच साइंटिस्ट था। इसने कुछ लेंसेज बनाए थे, बहुत अच्छे अच्छे लेंसेज बनाए थे 1660s में। ये पहला इंसान था जो बैक्टीरिया और ब्लड सेल को क्लियरली देख पाया था। इसीलिए तो इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्रेय जाता है इसको। यहीं से तो माइक्रोस्कोपी की शुरुआत हो चुकी थी। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने पढ़ाया, आप, मैं, हम जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सारी किससे बनी है, सेल से बनी है। तो ये सेल के अंदर होता क्या है। अनियन सब खाते हो, प्याज सब खाते हो। कई बार प्याज जब आप छीलते हो आपको एक अनियन पील नजर आता है, एक वाइट सी परत नजर आती होगी, पतली सी। उस अनियन पील को कभी माइक्रोस्कोप में देखना। हमारे यंग साइंटिस्टों ने अनियन पील, चीक सेल, बहुत बार आप कोई गर्म चीज खा लेते हो, आपकी स्किन छिल जाती है ऊपर की। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अनियन पील को ऑब्जर्व किया, चीक सेल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या देखा, हर सेल के अंदर 3 बेसिक पार्ट थे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे हमारे घर की दीवार होती है ऐसे ही सेल की भी दीवार होती है। सेल की जो दीवार होती है उसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यही डिसाइड करेगी कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी, कौन सी सेल के बाहर आएगी। ये काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियस क्या करता है, जैसे हमारा ब्रेन है, हमें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है एक्टिविटीज करने में। सेल का भी एक ब्रेन होता है, तो न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। सेल की सारी एक्टिविटीज को, ग्रोथ को कौन रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भी तो कुछ होगा, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हैं, साइटोप्लाज्म की वजह से पॉसिबल है। तो बेसिक जो सेल होती है उसके अंदर ये 3 चीजें तो होनी ही होनी है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। कोई भी सेल है। तो ये सेल वॉल क्या है, इसका क्या काम है। जो प्लांट्स होते हैं उनके पास एक डबल प्रोटेक्टेड लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये क्या करती है, प्लांट्स को रिजिडिटी, मजबूती प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आप सोच रहे होंगे प्लांट्स को 2 सेल वॉल की क्यों जरूरत पड़ गई, सेल मेम्ब्रेन भी सेल वॉल भी। जो प्लांट्स हैं आपको पता है वो मूव नहीं कर सकते, वो हमेशा सराउंडिंग्स में रहते हैं, आउटर एनवायरनमेंट में रहते हैं। एनवायरनमेंट कभी भी चेंज हो जाता है, कभी बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तूफान आ रहा है, बर्फ पड़ रही है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लांट्स को डिफरेंट कंडीशंस में सरवाइव करना पड़ता है। तो इस हार्श कंडीशन के अंदर सरवाइव करने के लिए उसे एक एक्स्ट्रा वॉल की जरूरत रहती है, और उसे एक्स्ट्रा वॉल को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो समझ आया, सेल के अंदर 3 कंपोनेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। बस जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, तो की डिफरेंसेस देखते हैं हम। सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर मैंने पढ़ाया अभी सेल वॉल भी होती है, उसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। अब ये वैक्यूल का क्या काम होता है, ये स्टोरेज का काम करते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज है उसको कहीं स्टोर करना है, जैसे हमारे घरों में स्टोर रूम बना होता है, प्लांट्स का भी स्टोर रूम होता है।
और उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लोअर क्लासेस में पढ़ा है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अब एनिमल सेल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है। वैक्यूल्स या तो छोटे होते हैं या फिर होंगे ही नहीं। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सेल मेम्ब्रेन सर ने बता दिया कि बाहर वाली दीवार होती है, न्यूक्लियस ब्रेन का काम करता है, साइटोप्लाज्म लिविंग बींग्स के लिए जो एक्टिविटीज जरूरी हैं उनको प्रोवाइड करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। सेल को जो एनर्जी चाहिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए भाई। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो बेसिक डिफरेंस देख सकते हो आप, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है, एनिमल्स के अंदर नहीं है। इसके अंदर वैक्यूल लार्ज साइज है, इसके अंदर या तो स्मॉल साइज होगा या होगा ही नहीं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एनिमल्स को तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, क्यों, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। प्लांट सेल जनरली क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है, लेकिन एनिमल सेल की कोई शेप नहीं होती है, इररेगुलर शेप्ड होती है। लेकिन दोनों के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ये चारों चीजें तो आपको दोनों के अंदर मिलेंगी ही मिलेंगी। नेक्स्ट, जो सेल की शेप है वो डिपेंड करते हैं उसके फंक्शन के ऊपर, तो उसकी शेप फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है। जैसे मसल सेल्स हैं, उनकी जो शेप है वो क्या होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। नर्व सेल्स होती हैं जो मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो वो लॉन्ग होती हैं और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं। तो सेल्स का फंक्शन डिसाइड करता है उसकी शेप कैसी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हमने ये तो पढ़ लिया कि हम सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। आप में हम सेल से बने हैं, तो वो जो सेल है वो तो बेसिक यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे लाइफ की। जब सेल कंबाइंड होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट एक ऑर्गन है। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज हैं, हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ब्लड, ब्लड भी हमारे क्या है, एक टिश्यू है। जैसे दीवार बनाने के लिए ईंटों की जरूरत है, ऐसे ही लिविंग बींग्स भी किससे बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट सेल से मिलकर बनते हैं, मोर देन वन सेल से मिलकर बनते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो सब कहां से शुरू हुए थे, एक सिंगल सेल से ही शुरुआत होती है सबकी। धीरे धीरे वो सेल डिवाइड होती रहती हैं, एक से नई सेल बनती रहती हैं, फिर धीरे धीरे करके वो इवोल्यूशन चलता रहता है। क्या आपको पता है ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट सेल है आज तक की, जिसका डायमीटर कितना होता है, 130 टू 170 मिलीमीटर। दिस इज द लार्जेस्ट नोन सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, हमारा चैप्टर ही था कि जो इनविजिबल चीजें हैं उनको विजिबल करना, उनके बारे में पढ़ना, उनको देखना। अभी मैंने पढ़ाया कि हम नेक्ड आई से तो उनको देख ही नहीं सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वो नेक्ड आई से देखना उनको पॉसिबल ही नहीं है, उनके लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन वो मिलते हर जगह हैं, आपको वाटर में भी मिलेंगे, सोयल में भी मिलेंगे, एयर में भी मिलेंगे, हमारी बॉडीज में भी मिलेंगे। ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, जहां पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना मिले। अब मेनली इनकी 5 कैटेगरीज होती हैं, प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस। अब ये प्रोटोजोआ क्या होता है, अमीबा का नाम सुना होगा आपने, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनके अंदर एक ही सेल होती है जो मिलके सारे काम करती है।
अब ये फंजाई क्या होता है, कुछ लोग इसको फंगाई भी पढ़ते हैं, फंजाई भी पढ़ते हैं। अब ये फंजाई है जो, ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। यीस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये सब किस में आती हैं, फंगस में आती है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकती है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया भी होते हैं, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया भी होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल भी होते हैं। एल्गी, एल्गी आपने देखी, ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। ये ग्रीन कलर की होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। देखा होगा आपने, कई बार पानी जम जाता है, पानी के अंदर क्या होता है, काई सी जम जाती है, हरी हरी आपने देखे होंगे पैचेस, तो वो क्या होती है, एल्गी। वो फोटोसिंथेसिस करती है, खुद का खाना बनाती है और ग्रो करती रहती है। एंड द लास्ट कैटेगरी आती है वायरस। वायरस तो आप सबको पता ही है, कोविड वायरस ने बहुत तंग किया है हम लोगों को। लेकिन वायरस की एक खास बात है, वो बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब वो किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता है, वो तभी एक्टिव होता है। दीवार से चिपका है, नुकसान नहीं करेगा आपको, लेकिन जैसे ही वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, उसने आपके मैकेनिज्म के ऊपर कब्जा कर लिया, तो वो आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन हम माइक्रोब से कनेक्टेड कैसे हैं? पढ़ लिया हमने, माइक्रोस्कोप हर जगह है, हमारे सराउंडिंग में है, हमारे घर में है, हमारी बॉडी के अंदर भी है। तो हमें हमसे कनेक्शन क्या है माइक्रोब्स का? चलो देखते हैं, एनवायरमेंटल कनेक्शन देखते हैं पहले अपन। फंजाई और बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, जो भी एनिमल और प्लांट वेस्ट है उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उससे क्या बनाते हैं, ये खाद बनाते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, जब वही खाद हम खेतों में डालते हैं तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो दोबारा किसके अंदर चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। सॉइल से दोबारा प्लांट्स के अंदर आएंगे, प्लांट्स को वही एनिमल भी कंज्यूम करेंगे, हम भी कंज्यूम करेंगे, और जब वो दोबारा डिकम्पोज हो जाएंगे इस फंगस और बैक्टीरिया की हेल्प से, वो दोबारा जो न्यूट्रिएंट है दोबारा सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है ना हमारे लिए काम की बात। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बायोगैस बनाते हैं, मीथेन प्लस CO2 वेस्ट से, और यही बायोगैस कहाँ यूज होती है, कुकिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में। तो हो गए ना हमसे कनेक्टेड एनवायरनमेंट के थ्रू, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। फूड में क्या रोल है भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? ब्रेड सब खाते हैं, पेस्ट्री सबको पसंद है, बर्थडे केक सब लाते हैं। कभी सोचा है वो केक कितना फ्लफी क्यों आता है, गुदगुदा सा क्यों होता है वो केक? क्योंकि उसके अंदर एक फंगस होता है, यीस्ट, जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। उस CO2 की वजह से जो वो केक है वो क्या बन जाता है, फ्लफी बन जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दूध से दही जमाते हैं, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इडली डोसा सब खाते हो आप, उसमें भी ये हमारी बहुत मदद करता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो बहुत है, आपको पता होगा एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो इनर्ट है, प्लांट्स या एनिमल्स उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अब राइजोबियम का रोल आता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। ये कुछ फलीदार पौधे होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। यानी प्लांट्स की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, एक माइक्रोब ही तो है। तो ये भी हमसे क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया ना इनडायरेक्टली। तो माइक्रोएल्गी क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर हाफ से ज्यादा जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो किसकी हेल्प से होता है, माइक्रोएल्गी की हेल्प से होता है। क्यों? क्योंकि यही तो फोटोसिंथेसिस करती है भाई, खाना बनाती है। खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो उससे क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। स्पायरुलिना हो गया,
ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसके अंदर 60% से भी ज्यादा प्रोटीन है। जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स बनते हैं, बायोफ्यूल बनता है, उनका मेजर सोर्स है ये, बहुत यूज होता है इसका। तो हम ये तो जस्ट फ्यू एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और भी बहुत डिटेल्ड एग्जांपल आप इसके पढ़ोगे। चलो की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। क्या क्या पढ़ा आपने इस चैप्टर में? तो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा सेल के बारे में, कि जो हमारी बेसिक यूनिट है, हम सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से। कुछ यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टी सेलुलर है। फिर हमने देखा माइक्रोब्स के बारे में, हर जगह पे हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर में, हमारी गट्स में। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, कुछ हार्मफुल भी हैं। नेचर और फूड में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शेप्स रिफ्लेक्स फंक्शन, ये मैंने पढ़ाया। सेल की शेप फिक्स नहीं होती है, उनका फंक्शन डिसाइड करता है कि उनकी शेप कैसी होगी। लाइक मसल सेल्स की शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप। नर्व सेल्स की कैसी होती है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। माइक्रोब्स ही ऐसे हैं जो हमारे वर्ल्ड को पावर प्रोवाइड करते हैं। बायोगैस और मैन्योर से लेकर ब्रेड, कर्ड, ऑक्सीजन, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? माइक्रोब्स की वजह से पॉसिबल है। माइक्रोब्स क्या है? इनडिस्पेंसेबल टू लाइफ ऑन अर्थ। अब हमने पढ़ा कि उनके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, लेकिन उनके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। हम उनके बिना लाइफ को नहीं मान सकते अर्थ के ऊपर। लाइफ इज इनडिस्पेंसेबल। तो दोस्तों ये तो था हमारा चैप्टर, सेकंड चैप्टर। होप सो आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार आप रीकैप करके देखना। इसके अंदर आपको एक शॉर्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश की गई है, कंसेप्ट को बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी आपको कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट सीरीज के लिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।